चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसपी में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें ना। भाई एसपी का हमारा 5th चैप्टर था डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के डायरेक्टर्स और उनकी जो टीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे कहते हैं उसके बारे में हम समझ रहे थे। कल जैसे हमने बेसिक समझा था कि भाई डायरेक्टर्स कौन कहलाते हैं, कंपनी में उनकी पोजीशन क्या है, कि वो मल्टी पोजिशनल वर्क करते हैं, तो क्या क्या काम करते हैं वो भी हमने समझा था। और इनके अलावा डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे किया जाता है वो भी हमने बात समझी थी। ये पॉइंट हमने कल समझे थे। अब आज का पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करें, तो जिनमें आज का पॉइंट हमारा आता है पहला टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। कि डायरेक्टर के टाइप समझने, भाई कंपनी में कौन कौन से तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, तो उनमें जो टाइप्स आते हैं ध्यान से समझना है। जैसे सबसे पहला आता है वो आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, बराबर ना। टोटल 8 टाइप्स है, 8 टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, जिनमें से पहला आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। भाई ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, तो ये कंपनी एक्ट जो 2013 का कंपनी एक्ट है, उस कंपनी एक्ट में एक ये न्यू पार्ट ऐड किया हुआ है कि कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में 1/3 जितने जितने भी डायरेक्टर्स रखे जाते हो उसका 1/3 पार्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख सकते हैं। कंपलसरी नहीं है पर रख सकते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है ना। कि जितने भी हमने कल बताया था कि जरूरी नहीं 10 ही डायरेक्टर्स की टीम होती है, भाई 15 हो सकती है, मैक्सिमम 15, या रूल्स के अकॉर्डिंग कोई स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग 15 से ज्यादा भी हो सकता है। ये कल बात हमने समझी थी ना कि डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। तो जितने भी कंपनी में डायरेक्टर्स हो उसका 1/3 पार्ट, मतलब 33% जितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। अच्छा, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कौन? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंट्री के कोई भी हिस्से में से हो सकते हैं, कि जो डायरेक्टर्स रिलेटेड डेटा बैंक तैयार होती है, उस डेटा बैंक में से किसी को भी एज ए डायरेक्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये शेयर होल्डर नहीं, ये फिर कंपनी के जो दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, कंपनी के ऑनर हैं, या फिर कोई स्पेशल शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, उसे सिलेक्ट करती है, वो डेटा बैंक में से सिलेक्ट करती है। अच्छा, पहले ये डेटा बैंक क्या वो समझ लो। तो कंट्री में कितनी बार कोई इंडिविजुअल, कोई इंस्टीट्यूशंस होती है, या कभी कोई भी गवर्नमेंट ही होती है, वो खुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सॉरी डायरेक्टर्स की एक डेटा बैंक क्रिएट करती है। मतलब वो ये क्रिएट करती है कि पूरी इंडिया में डायरेक्टर्स बनने लायक कौन कौन है। ठीक है ना, कौन कौन डायरेक्टर बनने लायक है, जिनके पास ये स्पेशल स्किल है, ये स्पेशल नॉलेज है। ठीक है ना, उन सब का एक लिस्ट तैयार होता है लिस्ट। आज के टाइम पे भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि अगर आपको ये खाली ऑनलाइन लिखो गूगल पे डेटा बैंक ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये तैयार करती है कि पूरी इंडिया में कंपनी के डायरेक्टर बनने लायक कौन कौन है। तो ऐसी जो डेटा बैंक होती है ना, कंपनी वो डेटा बैंक को सिलेक्ट करती है, फिर उस डेटा बैंक में से कोई एक डायरेक्टर एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट कर सकती है, कंपनी की इच्छा अगर वो करना चाहे तो। ठीक है ना, इससे फायदे होते हैं कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसकी स्किल नॉलेज जो है वो कंपनी को मिलती है, बराबर ना। कितनी बार दूसरे डायरेक्टर्स के माइंड में कोई बात ना आती है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी को एक नई डायरेक्शन में लेकर जा सकता है। ठीक है, ऐसे बहुत फायदे होते हैं, इसकी वजह से ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाता है। कंपनी में जनरल मीटिंग होती है, सभी लोगों की, बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हो, जो पहले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मतलब डायरेक्टर्स की टीम है, पहले ही ऑनर है, उनकी एक जनरल मीटिंग रहती है, और उसमें सिलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बराबर। और ये डायरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए प्रॉपर केयर की जाती है कि उसे प्रॉपर नॉलेज है कि नहीं, उसके ऊपर कोई कोर्ट का केस तो नहीं चल रहा है, वो कोई फ्रॉड पर्सन तो नहीं है, सब चीजों की प्रॉपर केयर करते हैं, फिर उसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का है ना टर्म फिक्स होता है। टर्म फिक्स होता है कि उसको 5 साल का टर्म दिया जाता है, कि वो 5 साल के लिए कोई कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर सकता है। कंपनी जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करे उसे, बराबर, वो 5 साल तक कंपनी में काम कर सकता है। 5 साल के बाद अगर उसको रीअपॉइंट करना है, फिर से दूसरे 5 साल उसको देने हैं उसी डायरेक्टर को। सपोज कोई मेरी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने कंट्री के कोई भी हिस्से से सिलेक्ट किया कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेरी कंपनी में काम करेगा, उसने 5 साल काम किया जो रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसने बहुत अच्छा काम किया और मेरी इच्छा है कि 5 साल और वो काम करे। क्या अगर ऐसा है तो कंपनी की जनरल मीटिंग में एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, स्पेशल मीटिंग रखी जाती है और रीजंस बताए जाते हैं प्रॉपरली कि क्यों उसे 5 साल और रखें। क्योंकि जनरल कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 साल ही रखा जाता है। अगर उसे जरूरी है, स्पेशल रीजंस हैं, तो उसको 5 साल और रखेंगे।
और मैक्सिमम 2 टर्म्स ही उसे दिए जाते हैं, मतलब 10 साल ही। फिर कोई भी एक कंपनी में कितना भी बड़ा रीजन क्यों ना हो, 10 साल से ज्यादा एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को नहीं रखा जाता है। हाँ, उसके बाद ऐसा हो सकता है कि दूसरे वो 10 या 15 साल का गैप करें, उसके बाद फिर से उसे अगर रहना हो, भाई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसी कंपनी में आना हो तो आ सकता है। पर मैक्सिमम 10 इयर्स ही होते हैं, उसके बाद और 10 to 15 ईयर का गैप ले ले, फिर वो वापस आ सकता है। ठीक है, ऐसा रहता है उसमें। तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, या बहुत केयर से जो है वो सिलेक्ट किया जाता है उसमें। ठीक है ना। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या केयर करनी पड़ती है, वो कुछ पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। कि एक तो जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बता ना, कंट्री के कोई भी हिस्से में से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो संस्थाएं, जो कभी सरकार, कोई अकेला पर्सन ने भी जो डेटा बैंक तैयार की है, लिस्ट तैयार करते हैं कि पूरी इंडिया में ये सब डायरेक्टर बनने लायक है, उनकी लिस्ट तैयार होती है, क्वालिफिकेशन, नेम, एड्रेस सबके साथ। तो उनमें से किसी को सिलेक्ट करते हैं कंपनी। तो सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या बातें ध्यान में रखते हैं, जैसे कुछ बात है, सबसे पहले कि वो एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, स्किलफुल होना चाहिए। उसे अच्छी स्किल होनी चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट होना चाहिए, तो ही तो उसे सिलेक्ट करेंगे ना कंपनी में, बरोबर ना, कोई स्किल का फायदा उठाने के लिए। दूसरा, कि वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। हाँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंट्री के कोई भी हिस्से में हो, पर कंपनी का प्रमोटर नहीं। प्रमोटर उसे कहते हैं जो कंपनी को प्रमोट करता हो, कंपनी के एडवर्टाइजमेंट करता। सिंपल आसान भाषा में कहो, जो कंपनी की तरफदारी करता हो, बरोबर ना, जो कंपनी की तरफदारी करता हो, प्रमोटर हो, ऐसे पर्सन को डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट नहीं किया जाता। तो वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, या फिर शुड नॉट बी द रिलेटिव ऑफ प्रमोटर। जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उसका कोई वो रिश्तेदार भी नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसका रिश्तेदार ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा होगा ना, तो वो कंपनी के लिए पार्शियलिटी करेगा। ठीक है ना, वो कंपनी में बायस बिहेवियर क्रिएट होगा। इसलिए वो ना ये प्रमोटर होना चाहिए, ना प्रमोटर का रिलेटिव होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखते हैं। दूसरा, शुड नॉट हैव एनी रिलेशन विद कंपनी। उसको कंपनी के साथ कोई भी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल रिलेशन नहीं होना चाहिए, कि उसने कंपनी के अच्छे खासे शेयर खरीद के रखे हैं, कंपनी में वो पार्टनर बन के बैठा हुआ है, या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसे कंपनी के साथ कोई रिलेशन है, नहीं। क्योंकि कंपनी के साथ रिलेशन होगा तो वही वो उसे पार्शियलिटी करेगा, बायस बिहेवियर क्रिएट करेगा। तो उसका कंपनी से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड शुड नॉट हैव एनी रिलेशन विद केएमपी, जो कंपनी के मैनेजरियल पर्सनल कहलाते हैं। ठीक है ना, की मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी। जो मेन मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हो गए, जनरल मैनेजर हो गए, उसके साथ इसका कोई रिलेशन ना हो। मतलब ऑलरेडी जो डायरेक्टर्स की टीम है उसी का ही कोई रिश्तेदार हो, ये भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिलेक्ट करते वक्त ये सब बातें ध्यान में रखते हैं। दूसरा डायरेक्टर का टाइप आता है, वो आता है मैनेजिंग डायरेक्टर या फुल टाइम डायरेक्टर। जैसे आसान वे में हम लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कहते हैं, मैनेजिंग या फुल टाइम डायरेक्टर। भाई ये कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? तो मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं कि जो लोग कंपनी में रेगुलरली या फुल टाइम काम करते हैं। जैसे कल हमने समझा था ना, मेन डायरेक्टर, डायरेक्टर की मीटिंग जनरली जो है वो साल में 4 बार होती है, कल हमने ये बात समझी थी। लेकिन कितने डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो शेयर होल्डर के थ्रू सिलेक्ट किए हुए हैं, और कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में भी केयर करते हैं, रोज की एक्टिविटीज में केयर करते हैं कि रोज काम बरोबर चल रहा है, बराबर, कंपनी में रेगुलर पॉलिसीज बरोबर बन रही है, रोज की एक्टिविटी में भी ध्यान देते हो। ऐसे डायरेक्टर कंपनी में रोज आते हैं, सिर्फ साल में 4 बार मीटिंग हो तभी नहीं आते। कंपनी में एम्प्लॉय की तरह वो रोज आकर और रोज हर बातों का ध्यान रखते हैं, ऐसे फुल टाइम डायरेक्टर्स। बराबर, जो डायरेक्टर्स की टीम होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कहलाए, भाई उनमें भले ना 10-15 लोग हो, उनमें से एक या दो फुल टाइम डायरेक्टर रखे जाते हैं जिनको रोज आना है। सिर्फ 4 महीने में एक बार मीटिंग हो तब नहीं, डेली आना है और रोज की एक्टिविटीज पे भी केयर करनी है उनकी। ठीक है ना, ऐसे डायरेक्टर वो फुल टाइम डायरेक्टर्स। दूसरा आता है नॉमिनी डायरेक्टर, थर्ड टाइप आता है नॉमिनी डायरेक्टर। अच्छा देखो, जैसे कल भी बात बताई थी कि डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स, बराबर, मेनली तो वो सिलेक्ट करते हैं कि शेयर होल्डर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये डायरेक्टर्स। अच्छा, अब शेयर पब्लिक ने खरीदा और ठीक है, लेकिन अगर शेयर गवर्नमेंट ने खरीदा है, शेयर कोई इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है, और काफी लार्ज अमाउंट में शेयर्स खरीदे हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन या वो गवर्नमेंट वो क्या करते हैं, अपना कोई सिलेक्टेड बंदा एज अ डायरेक्टर कंपनी में रखते हैं, ये चेक करने के लिए कि भाई वो कंपनी बरोबर चल रही है, और हमसे पैसे लिए हैं तो कंपनी बरोबर काम कर रही है कि नहीं कर रही।
ठीक है। सपोज अगर एसबीआई बैंक है, एक एग्जांपल, एसबीआई बैंक है, उस एसबीआई बैंक ने कोई XYZ कंपनी के कोई करोड़ों के शेयर खरीदे हैं, इन्वेस्ट किया है, शेयर खरीदे हैं, भाई रिलेशन होगा उनका। एसबीआई बैंक ने कोई XYZ कंपनी के करोड़ों के शेयर खरीदे हैं, बराबर। अब एसबीआई ने करोड़ों रुपए उसको दिए हैं कंपनी को, तो वो भी तो एक तो चेक करेगी ना कि यार मेरे करोड़ों रुपए कंपनी बरोबर यूज कर रही है कि नहीं। तो वो एसबीआई बैंक को ये राइट मिल जाता है, ये हक मिल जाता है कि वो अपना कोई सिलेक्टेड बंदा वो कंपनी में रखेगी एज अ डायरेक्टर, बराबर ना। उसे हम लोग कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर। ठीक है, कि कोई इंस्टीट्यूशन या कोई गवर्नमेंट का नॉमिनेट किया हुआ डायरेक्टर वो कंपनी में काम करता है, वो नॉमिनी डायरेक्टर है। तो सीधी सी बात है यार, कंपनी ने, कोई इंस्टीट्यूशन ने या कोई गवर्नमेंट ने इतने सारे पैसे लगाए हैं तो वो चेक तो करेगी ना, भाई पैसे बरोबर लगे हुए। मैंने ही अगर कंपनी को, सपोज अगर कोई करोड़ों रुपए दिए हो कोई कंपनी को, तो मैं तो सोचूंगा ना मेरे करोड़ों रुपए बरोबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, तो मैं अपना एक बंदा वहां पे रखूंगा वो चेक करने के लिए। डायरेक्टर्स की टीम में मेरा भी एक खास इंसान होगा, बराबर। लेकिन उसके लिए कंडीशंस आती हैं, नॉमिनेट डायरेक्टर के लिए कुछ कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये कि जिसने लार्ज अमाउंट के शेयर्स खरीदे हो वही ये नॉमिनेट कर सकता है। कोई इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट, उसने 1000-2000 के शेयर्स खरीदे हो किसी ने, वो नहीं रखेगा अपना एक बंदा में, देखो मेरे 2000 बरोबर यूज हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, ऐसे नहीं, करोड़ों की वो डील होती है तो। और दूसरा, जो इंसान कंपनी में रखा जाता है एज अ डायरेक्टर, उसमें डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन होनी भी चाहिए, उसे वो नॉलेज, स्किल, टैलेंट होना चाहिए कि वो एज अ डायरेक्टर काम कर सके। किसी को भी उठा के वहां डायरेक्टर में नहीं रखेंगे कि चेक करने के लिए मेरे पैसे चल रहे हैं कि नहीं बरोबर। ठीक है ना। जो इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट अपना कोई एक इंसान बैंक में रखती है वो नॉमिनी डायरेक्टर, पर चेक करते हैं कि उस इंसान में पूरा नॉलेज, टैलेंट, स्किल है कि नहीं, तो ही रखा जाता है उसमें। अरे बात ध्यान कि नॉमिनी डायरेक्टर कौन। फिर उसके बाद का एक टाइप आता है, वो आता है एडिशनल डायरेक्टर। एडिशनल डायरेक्टर जैसे नाम ही है कि कितनी बार कंपनी में डायरेक्टर्स की टीम तो बनी हुई है, लेकिन कोई कंपनी में कोई एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत है या कोई एक्सपर्टीज की जरूरत है, अगर कोई स्पेशल टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, और वो नॉलेज सपोज उन डायरेक्टर्स में से किसी के पास नहीं है। जैसे आज का टाइम अगर कहें तो आज का टाइम एआई का टाइम बनता जा रहा है। अब कंपनी को एआई की जरूरत है, उसके रिलेटेड उसको डेवलपमेंट करना है, लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं उनमें से किसी को भी एआई की नॉलेज भी नहीं है, सब पुराने डायरेक्टर्स हैं। पॉसिबिलिटी है ना कि वो ओल्ड एज के हो, उन्हें एआई के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो वो कोई ऐसे बंदे को सिलेक्ट करेंगे जिसे वो एक्सपर्टीज है, जिसे वो नॉलेज है, जिसे वो टैलेंट है, और उसे कंपनी का डायरेक्टर बनाएंगे। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जरूर पड़ती है वो एडिशनल डायरेक्टर है। अरे बात ध्यान, हाँ, पर इसके लिए भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें डायरेक्टर्स की दूसरी भी जो है वो स्किल होनी चाहिए। उसको डायरेक्टर की पोस्ट पे रख रहे हैं, कोई एम्प्लॉय, कोई मैनेजर, जनरल मैनेजर नहीं, सीधा डायरेक्टर उसको बनाना है, तो पहले तो उस स्किल की इतनी रिक्वायरमेंट हो और उस पर्सन में भी इतनी हाई स्किल हो, तो उसको डायरेक्टर नक्की करेंगे ना। ठीक है ना, वो एडिशनल डायरेक्टर। फिर दूसरा आता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर। हाँ, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, कितनी बार ऐसा होता है कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स की टीम है, उसमें कोई एकाध डायरेक्टर कुछ महीने के लिए या कुछ रीजन के लिए अगर कंपनी में एब्सेंट रह रहा है, तो उसकी प्लेस पर दूसरा कोई इंसान एज अ डायरेक्टर काम करेगा जब तक वो वापस न आ जाए। उसे कहते हैं अल्टरनेटिव डायरेक्टर। वो अल्टरनेटिव डायरेक्टर अल्टरनेट काम करेगा, बराबर ना। जैसे वही स्कूल में जो प्रॉक्सी पीरियड होता है, वैसा कि जब तक टीचर नहीं आ रहे हैं तब तक दूसरा टीचर वो काम चलाएंगे, बराबर ना। ये उसकी तरह है, एक सिंपल एग्जांपल कि वो डायरेक्टर्स का, ये अल्टरनेटिव डायरेक्टर है। ठीक है ना, कि भाई कोई डायरेक्टर है, कोई भी रीजन की वजह से वो 5-6 महीने बाहर के देश में जा रहा है या कोई रीजन से नहीं आ पा रहा है कोई भी, तो वो 5 से 6 महीने अपनी जगह किसी और को रख के जाएगा कि भाई मेरी जगह ये काम करेगा एज अ डायरेक्टर। पर भाई ये भी समझो कि उसको एज अ डायरेक्टर रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो किसी को भी नहीं कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ तो भाई ये मेरा फ्रेंड है वो आके डायरेक्टर, जैसे नॉलेज ही नहीं हो डायरेक्टर की, उसे थोड़ी ऐसे ही रखेंगे। भाई उसमें भी तो ध्यान देना पड़ता है ना। अल्टरनेटिव डायरेक्टर रखना है तो पहले तो जो सेकंड पर्सन को रखा जाता है उसमें भी पूरी नॉलेज, स्किल, टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर की पोस्ट पे रख रहे हैं, कोई छोटी मोटी पोस्ट थोड़ी दे रहे हैं मेरी जगह तुम काम कर लेना थोड़े महीने, बराबर। ऐसे थोड़ी होता है डायरेक्टर की पोस्ट पे। और जब अल्टरनेटिव डायरेक्टर रखा जाता है तो स्पेशल मीटिंग रखते हैं, स्पेशल एक्ट पास किया जाता है, वोटिंग होती है, और बाकी के डायरेक्टर जब मंजूर करते हो कि हाँ
इसको अल्टरनेटिव डायरेक्टर रखना है तो ही वो आ सकता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर, बरोबर। क्योंकि भाई कोई भी एक हो, भाई मैं एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँ, मैं बोलूँ मेरी जगह ये आके काम करेगा, तो बाकी सब तो परेशान नहीं, ये है कौन, हम पहचानते भी नहीं, वो आके कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अल्टरनेटिव डायरेक्टर में भी केयर करनी पड़ती है, और ये तब तक काम करता है जब तक मेन डायरेक्टर वापस नहीं आ जाता। मेन डायरेक्टर रिटर्न आ गया तो अल्टरनेटिव डायरेक्टर वापस अपने घर पे, ठीक है ना, ये अल्टरनेटिव डायरेक्ट। हाँ, कितनी बार ऐसा ही होता है कि जो ऑलरेडी डायरेक्टर्स ही हैं उन्हीं को ही बोला जाता है कि भाई अब से तुम दो दो लोगों का काम करना, मैं नहीं आ रहा हूँ तो मेरे साथ जो दूसरे डायरेक्टर हैं, 10 लोगों की टीम होगी ना, तो मैं किसी और को ही बोल जाऊंगा कि तुम ही मेरा काम भी करना। एक ही डायरेक्टर दो का काम भी करता है, तब वो भी आता है अल्टरनेटिव डायरेक्टर में, पर ऐसा रेयर केस में होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है तब कोई ऐसी कंडीशन बनती है। यहाँ दूसरा आता है एक टाइप कि डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर वैकेंट पोजीशन। ध्यान देना, कभी डायरेक्टर्स को बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म वैकेंट पोजीशन हो जाती है, मतलब कि डायरेक्टर जब अपॉइंट किए जाते हैं तो उसका टर्म नक्की किया जाता है। कल हमने बात की थी कि कंपनी के हिसाब से तो टर्म हर 4-4 महीने में भी डायरेक्टर बदलता है, बरोबर ना, पर ऐसा होता नहीं है कंपनी में। जब भी किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं कि ठीक है आप इतने समय तक डायरेक्टर हो, फिर वो जो भी टाइम हो, जो कंपनी के हिसाब से हो, 4 महीने रखने हो कि 4 साल रखने हो, उसकी इच्छा। अब डायरेक्टर का टर्म पहले फिक्स कर लिया जाता है कि भाई मैं अगर किसी को एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा हूँ, पहले ही बोल दूंगा आप 5 साल यहाँ काम करोगे, बरोबर। लेकिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म, कि उसका टर्म कंप्लीट नहीं हुआ उससे पहले कोई भी रीजन से अगर वो चला गया, कोई भी रीजन, कौन से रीजन वो देखते भी हैं हम, कि कोई भी रीजन से अगर वो निकल जाता है, मैंने किसी को रखा 5 साल के लिए पर कोई रीजन हुआ कि वो 2 साल में ही चला गया और वैकेंट पोजीशन मतलब जगह खाली हो गई उसकी, तो उसकी खाली जगह पे किसी और को अगर जो है वो एज ए डायरेक्टर सिलेक्ट करें तो वो कहलाता है ये डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर वैकेंट पोजीशन, बरोबर ना, कि भाई वो टर्म खत्म हुआ तब तक किसी और को जो है वो एज ए डायरेक्टर सिलेक्ट कर लें, वो ये कंडीशन में आता है, बरोबर ना। ये तो सिंपल ही हो गया, नॉर्मल बात ही है कि कोई डायरेक्टर चला गया कोई भी रीजन से, तो उसकी जगह दूसरा डायरेक्टर सिलेक्ट कर लिया हमने, बरोबर। हाँ, पर कितनी कंपनी में ऐसे होता है कि भाई वो टर्म के लिए ही होता है, सिर्फ टर्म के लिए। भाई सपोज मैंने डायरेक्टर किसी को सिलेक्ट किया 5 साल के लिए, अब 4 साल बाद सपोज उसकी डेथ ही हो गई, अब सीधी सी बात डेथ हो गई, अब तो वो आएगा ही नहीं, 1 साल बचा है, तो 1 साल बाद फिर से सब शेयर होल्डर और उन सब की मीटिंग होने ही वाली थी, तो कंपनी अभी वो कोई मीटिंग नहीं रखती, अभी कोई अल्टरनेटिव डायरेक्टर जो है वो सिलेक्ट कर लेती है, जैसे आगे बताया था कि भाई इस टर्म के लिए, खाली वही टर्म के लिए 1 साल के लिए तुम ऐसे डायरेक्टर काम कर लो, बरोबर। फिर 1 साल बाद जो है वो फिर से वोटिंग होगी, फिर से शेयर होल्डर्स को बुलाया जाएगा, अगर तुम्हें वो सिलेक्ट कर रहे हैं कि तुम आगे भी काम करो तो ठीक है, वरना 1 साल बाद तुम्हारी जगह कोई और आएगा, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया ना, ये भी वही प्रॉक्सी की तरह हो जाता है कि किसी का टर्म खत्म हुआ उससे पहले ही, आपका जैसे होता है कि भाई स्कूल में जो है वो टीचर्स का टाइम होता है पूरे साल का, अब आखिरी के 2 महीने बचे थे स्कूल में और कोई टीचर चले गए स्कूल छोड़कर कोई भी रीजन से, तो अब 2 महीने के लिए जो है वो प्रिंसिपल नए टीचर को नहीं रखता है, ये पूरी प्रोसीजर करनी पड़ती है टीचर सिलेक्शन की, वो प्रिंसिपल नहीं करता है, तो वो क्या करेगा, ठीक है और कोई टीचर ही है ना, उसे फिलहाल 2 महीने चलाने दो, होता है कि नहीं ऐसा, कि फिलहाल 2 महीने चला ना, तो अगले साल फिर से देखेंगे, अगर यही टीचर अच्छे हुए तो इसे कंटिन्यू रखेंगे, नहीं हुआ ठीक तो दूसरे टीचर को अपॉइंट करेंगे। तो वो खाली पोजीशन के लिए किसी को रखा जाता हो ना, टेम्पररी, परमानेंट नहीं, टेम्पररी, वो ये टाइप में आते हैं, बराबर। फिर उसे परमानेंट बनाना हो तो भी ठीक, पर क्यों हो जाती है खाली पोजीशन, वो कुछ रीजन लिखे हुए हैं कि क्यों किसी को उसके टर्म से पहले ही निकाल दिया जाता है या जगह खाली हो जाती है, क्यों होता है ऐसा, तो ऐसे कुछ रीजन है, जैसे रिमूव्ड इन जनरल मीटिंग, कि कोई डायरेक्टर गलत काम कर रहा है तो मीटिंग, जनरल मीटिंग होती है उसमें से उसको निकाल दिया जाता है, नहीं भाई अब से तुम काम नहीं करोगे, है ना, कोई भी रीजन हो कि भाई जनरल मीटिंग से उसको रिमूव कर दिया जाता है। या फिर रिमेन एब्सेंट फॉर लास्ट 12 मंथ विदाउट एनी परमिशन, कि या फिर कोई डायरेक्टर जो है बिना कोई परमिशन लिए एक आध साल वो गुम हो गया, चला गया बाहर जो है वो पिकनिक मनाने, कि एक आध साल वो आया ही नहीं, बिना कंपनी को बताया, बिना कुछ, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है और उसको निकाल दिया जाता है कि अब से तुम आना ही मत, ठीक है ना, ये भी रीजन होता है। या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, एक्सपायर हो जाए, गुजर ही जाए, वो अनस्टेबल माइंड का हो जाए,
ठीक है, कोई भी रीजन हो, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, बैंकरप्ट हो जाए, बैंक का केस उसके ऊपर आ जाए, या अनस्टेबल माइंड हो जाए उसका, तो भी उसको डायरेक्टर से निकाल देते हैं, अब से आप कंपनी में मत आना। या डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट, हाँ कोर्ट में कोई केस चल रहा है और कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि नहीं ये इंसान सही नहीं है कि कोई कंपनी में काम करे, तो कंपनी को निकालना पड़ता है उसको, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाए तो। या फॉर एनी ऑफेंस और मॉरल टेप्टीट्यूड, या अगर वो कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है, कोई ऑफेंस अगर करता है, कोई कंपनी के खिलाफ जा रहा है, गलत बात कर रहा है, मोरल टेप्टीट्यूड मतलब मोरल वैल्यूज को जो है वो गलत तरीके से वो इस्तेमाल कर रहा है, सिंपल का वो वायलेंस कर रहा है, गाली गलौज करता हो कि वहां पर क्या कह सकते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, दूसरे लोग हैं, उनके साथ कोई गलत बिहेवियर करता हो, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, तो उसके लिए भी उसको वहां से निकाल दिया जाता। कोई गलत काम करेगा, मारा मारी करेगा, कोई वायलेंस करेगा, उसको कैसे रखेंगे, ठीक है ना, उसको डायरेक्टर से निकाल देंगे फिर। या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन कंपनी, हाँ कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अगर कंपनी में उसका कोई इंटरेस्ट है जो उसने बताया ही नहीं, ठीक है ना, झूठ बोल के डायरेक्टर बना हो, पॉसिबल ऐसा नहीं है, पर सपोज झूठ बोल के वो डायरेक्टर बना हो, या डायरेक्टर बनने के बाद उसने कोई गलत काम किया कि कंपनी में ऐसे फैसले लिए जो खाली उसके फायदे के लिए थे, चोरी छुपे जो है वो शेयर्स खरीदता हो, चोरी छुपे जो है वो कुछ अपना फायदा निकाल लेता हो, और पता चल गया, पकड़ा गया वो, तो उसे डायरेक्टर से निकाल दिया जाता है ना, उसका टर्म खत्म हो उससे पहले ही निकाल देते हैं। या अदर रेस्ट्रिक्शन ऑफ एओए, हाँ या कंपनी का जो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसके रिगार्डिंग कोई रेस्ट्रिक्शन है, कोई बातें हैं कि ये बात हुई ना तो उसको निकाल देंगे, तो उसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब रीजन है कि जिसमें डायरेक्टर्स को उसका टाइम खत्म हो उससे पहले ही निकाल दिया जाता है, बरोबर ना, तो उसकी जगह पर दूसरे डायरेक्टर टेम्पररी अपॉइंट करते हैं, काम अच्छा करेगा तो उसको परमानेंट रखेंगे। ठीक है, समझ रहे हो बात। फिर दूसरा आता है कि डायरेक्टर्स बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, हाँ भाई देखो डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना, वो ज्यादातर जो लार्ज शेयर होल्डर्स होते हैं, मैंने बताया ना जैसे करोड़ों के शेयर्स खरीदे हैं, तो वही जो है उन्हें डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेगा, वही वोट करेगा जिन्होंने लाखों करोड़ों के शेयर्स खरीदे, क्या हाँ भाई ये डायरेक्टर होना चाहिए कंपनी में। लेकिन जिन्होंने कम शेयर खरीदे, किसी ने 1000 का शेयर, किसी ने 2000 का शेयर खरीदा है, तो वो कहेंगे मेरे भी तो पैसे लगे हुए हैं ना, तो मैं डायरेक्टर सिलेक्ट क्यों ना करूं, मैं वोटिंग क्यों ना करूं। तो कितनी कंपनी में ऐसा होता है, कितनी क्या ऑलमोस्ट कंपनी में होता है कि स्मॉल शेयर होल्डर के भी एक सिलेक्टेड डायरेक्टर होता है। हर कंपनी अपनी एक अमाउंट नक्की करती है, कोई 20,000 की हो, 50,000 की हो, कंपनी कहेगी कि मेरी कंपनी में 50,000 से कम अमाउंट वाले जितने भी शेयर होल्डर हैं, मतलब मैंने कंपनी के सपोज खाली 30,000 के शेयर होल्डर शेयर्स खरीदे हैं, तो कंपनी कहती है कि भाई जो भी, जिसने भी 20,000, 30,000, 50,000 जो अमाउंट कंपनी नक्की करे, अगर कंपनी नक्की करती है कि मेरी कंपनी में जिस जिसके पास 50,000 से कम वैल्यू के शेयर्स हैं, तो वो भी अपना एक शेयर होल्डर सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है ना, ऐसे कंपनी बताती है सब शेयर होल्डर्स को, तो सब शेयर होल्डर खुश के चलो भाई हम भी वोट करेंगे, हमें भी, हमारा भी एक शेयर होल्डर होगा उसमें, बरोबर ना, मतलब हमारा भी एक डायरेक्टर होगा उसमें। तो जिसके जो भी शेयर होल्डर जो कंपनी अमाउंट नक्की करे उससे कम अगर हो, तो उनका सिलेक्टेड डायरेक्टर भी एक कंपनी में आता है। पर हाँ एक बात होती है कि इसमें वोटिंग करने वाले मिनिमम 1000 पर्सन की जरूरत पड़ती है। 1000 शेयर होल्डर्स हो, मतलब कंपनी ने बताया कि भाई 50,000 से कम अमाउंट वाले जिसके भी पास शेयर्स हैं वो आके वोट करो, तो ऐसे में कम से कम 1000 लोग होने चाहिए तो ही वोटिंग पॉसिबल है, नहीं तो कंपनी मना कर देती है कि सॉरी भाई आप जो है वो वोट नहीं कर सकते, आपका डायरेक्टर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स या फिर फीमेल डायरेक्टर आते हैं। हाँ, अब कंपनी के न्यू एक्ट के हिसाब से जो भी कंपनी का पेड अप कैपिटल जो शेयर होल्डर्स के थ्रू मिलता है, वो 100 करोड़ से ज्यादा हो, मतलब शेयर होल्डर से उन्होंने, कंपनी ने 100 करोड़ से ज्यादा के पैसे लिए हो, उसको एटलीस्ट वन फीमेल डायरेक्टर रखना कंपलसरी है, बरोबर। जो भी डायरेक्टर्स की टीम है उसमें कम से कम एक फीमेल डायरेक्टर होना चाहिए उसी कंपनी के लिए जिस कंपनी का शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा है, बरोबर ना। हाँ, उससे कम हो उस कंपनी को फीमेल डायरेक्टर रखना कंपलसरी नहीं, वो उसकी इच्छा पे, पर कंपलसरी नहीं, रखना चाहे तो रख भी सकते हैं इन सब के अकॉर्डिंग, बरोबर ना। बाकी जिसका भी कैपिटल कंपनी का 100 करोड़ से ज्यादा है उसे एक फीमेल डायरेक्टर कंपलसरी रखना है, एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा रखे तो भी ठीक है।
आ रही है बात ध्यान? तो देखो जैसे कंपनी के टाइप्स ऑफ डायरेक्टर हमने समझे, कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, पॉइंट समझा ना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। वैसे ही अब एक पॉइंट आता है हमारा कि क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। जब डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कैसी क्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए डायरेक्टर्स में, जो आगे सब पॉइंट में आया ही था, फिर भी सिंपल समझ ले। सबसे पहले तो उसे अप्रोप्रिएट स्किल, एक्सपर्टीज या एक्सपर्ट एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए, है ना, इमेजिनेशन होनी चाहिए, बरोबर ना, सॉरी, सबसे पहले उसको प्रॉपर स्किल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इमेजिनेशन होनी चाहिए, मतलब उसके थिंकिंग पावर अच्छा हो तो ही तो उसको एज अ डायरेक्टर रखना है भाई। ठीक है ना, तो ये पहले उसमें स्किल होनी चाहिए। दूसरा क्वालिफिकेशन, नॉलेज ऑफ लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस, हाँ उसे जनरल कानून पता होने चाहिए, कंपनी रिलेटेड लॉ पता हो, मैनेजमेंट करना आता हो, फाइनेंस रिलेटेड उसे नॉलेज अच्छी हो, तो उसको डायरेक्टर रखेंगे। ध्यान रखना, फिर से बोल रहा हूँ, डायरेक्टर की पोस्ट पे रखना है, छोटी मोटी पोस्ट नहीं। तो ये सब नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च, कंपनी को मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन, रेगुलर एक्टिविटीज हैंडल करना उसे आनी चाहिए, रिसर्च एक्टिविटी उसे पता होनी चाहिए कि मार्केट का रिसर्च कैसे करना है। स्किल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, हाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉर्पोरेट फील्ड में कैसे काम करना है, कैसे उसको गवर्नेंस कैसे चलाना है कॉर्पोरेट फील्ड को, ये कंपनी है, बराबर ना, इतना बड़ा जो है वो कॉर्पोरेशन उसका चल रहा है, तो उस पूरे को हैंडल करना उसको आना चाहिए। कॉर्पोरेट में किस तरह से गवर्नेंस होता है, किस तरह से मैनेजमेंट होता है, ये नॉलेज उसको होनी चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ टेक्निकल ऑपरेशंस, टेक्निकल कंपनी रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसकी नॉलेज भी उसे होनी चाहिए, बराबर ना। जीरो टेक्नोलॉजी नॉलेज वाला पर्सन वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो डायरेक्टर बनने के लिए ये सब नॉलेज चाहिए उसको, बराबर। कल भी बोल रहा था आपको डायरेक्टर बनना है, कंपनी की हाईएस्ट पोजीशन पे बैठना हो ना, तो ऐसी नॉलेज पहले गेन करनी पड़ती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं खाली थियरिकल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, तो आप उसकी बड़ी पोजीशन पे पहुंचते जाओगे। थियरिकल नॉलेज से एक ही पोजीशन पे अटकोगे, जितनी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उतना वो पोजीशन आपकी बढ़ेगी, बरोबर ना। नॉर्मल ऑफिसर से मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, ये नॉलेज होगी हर तरह की तो ही, बरोबर। और कैसे पर्सन को डायरेक्टर नहीं सिलेक्ट करते, उसकी डिसक्वालिफिकेशन भी है कुछ। सबसे पहले वही कि वो अनसाउंड माइंड का हो, इनसॉल्वेंट हो या कन्विक्टेड बाय कोर्ट। कि अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है, वो मेंटली ठीक नहीं है, तो उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। इनसॉल्वेंट है, बैंक का कोई केस चल रहा है, बैंकरप्ट है, बैंक से लोन लेकर उसने चुकाई नहीं है, ऐसे इंसान को भी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। या फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट, हाँ अगर उसके ऊपर कभी कोई कोर्ट केस हुआ है और उसको एटलीस्ट 6 महीने की जेल की सजा हुई है, तो उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा, बरोबर ना। कि अगर उसे एटलीस्ट 6 महीने की जेल की सजा हुई है या कोई भी जेल की सजा उसे हुई है, तो उसको डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। उसके लिए फिर स्पेशल एक्ट पास होगा कि जेल से छूटने के बाद ये ठीक हो गया है या अब वो ऐसी गलती नहीं कर रहा है, ये सब केयर की जाएगी, तो उसको डायरेक्टर बनाएंगे, बरोबर। पर ज्यादातर उसको डायरेक्टर नहीं बनाते। या फिर कन्विक्टेड एंड सेंटेंस फॉर मोर देन 7 years, हाँ अगर किसी के ऊपर कोई केस चल रहा है और उसे 7 साल की या उससे ज्यादा की सजा मिली है, तो उसको लाइफ टाइम डायरेक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। किसी के ऊपर केस चला और उसको 7 साल से ज्यादा की सजा मिली, तो वो जिंदगी भर कोई कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा। जो हमने कल बताया था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट उसे आईडी नंबर देती है, उसका आईडी नंबर कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, जिसको 7 साल या उससे ज्यादा की जेल की सजा हो वो कभी डायरेक्टर नहीं बनेगा। या ऑर्डर पास बाय कोर्ट, हाँ अगर कोई कोर्ट ऑर्डर पास करती है, क्योंकि देखो डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है ना, तो अगर उसके ऊपर कोई केस चल रहा है या सरकार को पता चला और कोर्ट ऑर्डर देती है कि नहीं नहीं ये इंसान गलत है, इसे क्यों डायरेक्टर बनाया, तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बराबर ना, या निकाल देंगे उसे। या फिर फेल टू पे कॉल ऑन शेयर्स, हाँ ये भी आता है कि अगर कोई डायरेक्टर ने कंपनी के ही शेयर्स खरीदे हैं, खरीद सकता है, उसको अलाउड है, कंपनी के ही शेयर्स खरीदे लेकिन उसने कॉल के पैसे नहीं दिए। आप लोग अकाउंट में पढ़ते हो ना, बरोबर ना, कि कंपनी ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, तो कभी कभी कोई कॉल के पैसे नहीं देते तो उसके शेयर फॉर फीचर कर लेते हैं, होता है कि नहीं। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर की पोजीशन पे है लेकिन उसने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं, शेयर्स के पैसे ही वो नहीं दे पा रहा है, तो फिर उसको डायरेक्टर नहीं बनाते, उसको मना कर देते, नहीं नहीं अब उसी के पैसे नहीं दे पा रहे हो, तुम कैसे डायरेक्टर बनोगे, उसको नहीं बनाते डायरेक्टर। या फिर कन्विक्टेड फॉर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, हाँ अगर कोई डायरेक्टर
कभी भी उसके ऊपर कोई फ्रॉड केस हुआ है या पिछले जो है वो 3-6 महीने कुछ साल के अंदर उसने अगर किसी को धोखा दिया है, ऐसा केस है, तो उसको कभी डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। या अगर कोई पर्सन ने डज नॉट प्रेजेंट एनुअल अकाउंट, अपने पिछले कोई 3 या 4 साल के एनुअल अकाउंट प्रेजेंट नहीं किए हैं, उसका अपना हिसाब किताब, पर्सनल हर किसी की इनकम होती है ना, बरोबर ना, या कोई दूसरी कंपनी में उसने काम किया और वो पब्लिक के सामने अपना एनुअल अकाउंट, अपना हिसाब किताब नहीं बता रहा है, छुपा कर रख रहा है, क्योंकि हर डायरेक्टर को बताना पड़ता है कि भाई मेरा पर्सनल हिसाब किताब कैसा है। अगर वो नहीं बता रहा है, कोई चोरी छुपे काम कर रहा है, तो उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जाए। या फिर ये जैसे आता है कि फेल टू पे इंटरेस्ट, कि अगर कोई पर्सन ने, वो डायरेक्टर लायक बनने लायक पर्सन ने किसी से लोन लिया है और वो उसका ब्याज नहीं चुका पा रहा है, लोन नहीं चुका पा रहा है, या वो ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहा है, डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनी में काम कर सकते हैं, कल समझा था कि अगर वो ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और उस कंपनी के थ्रू उसने पब्लिक से डिबेंचर के पैसे लिए हो या डिबेंचर के थ्रू पैसे लिए हैं और उसका इंटरेस्ट अगर वो नहीं दे पा रहा है, कोई भी रीजन से, पब्लिक से पैसे लेकर, बैंक से पैसे लेकर, किसी से भी पैसे लेकर वो पैसे नहीं चुका पा रहा है, तो उसको आगे डायरेक्टर की पोजीशन पे नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्टर को सिलेक्ट करते वक्त ये सब बातें ध्यान में रखने, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ये बातें नहीं होनी चाहिए उसमें, तो उसको डायरेक्टर सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन देखा ना हमने डायरेक्टर्स का, अब उसके बाद का एक पॉइंट समझे, तो अब आता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। एक्चुअली रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, ये पॉइंट समझे कि भाई डायरेक्टर्स कंपनी में काम तो करते हैं, ये तो हमने समझा कि भाई कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये भी हमने समझा। अब डायरेक्टर्स को कंपनी से वापस कब जाना पड़ता है, या वो खुद जाते हैं, निकाल दिया जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, उस पॉइंट को हम लोग खुद समझे। जैसे एक पॉइंट आता है रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, भाई डायरेक्टर रिटायर कब होते हैं, बराबर ना, रिटायरमेंट मतलब यहाँ वही कि वो हमेशा के लिए अब कंपनी छोड़कर चले जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन कब आती है रिटायरमेंट की, तो उनके लिए जैसे कुछ पॉइंट हैं कि जैसे सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर होते हैं। याद है कल पॉइंट हमने समझा था कि फर्स्ट डायरेक्टर कौन कहलाते हैं, कि जब तक कंपनी की फर्स्ट मीटिंग नहीं होती, कंपनी की फर्स्ट मीटिंग कि जिसके अंदर कंपनी के सब मेन पर्सन मिलकर मीटिंग करते हैं, तो जब तक कंपनी की फर्स्ट मीटिंग नहीं होती तब तक जो एमओए के सब्सक्राइबर होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर, याद आ रहा है कुछ पॉइंट कल समझाया था, तो जब तक फर्स्ट मीटिंग नहीं होती और जब तक ओरिजिनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट नहीं करते, तब तक वो एमओए के सब्सक्राइबर वो कंपनी के डायरेक्टर बन के काम करते हैं, वो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स कहलाते हैं। तो वो फर्स्ट डायरेक्टर कब रिटायर होते हैं, तो बस इन फर्स्ट जनरल मीटिंग, जब कंपनी की फर्स्ट मीटिंग हो जाती है तो वो रिटायर हो जाते हैं। पता है ना, फर्स्ट मीटिंग ज्यादातर कंपनी के 1 महीने के अंदर ही हो जाती है वो, तो तब तक ये फर्स्ट डायरेक्टर काम करते हैं, एमओए के सब्सक्राइबर वो जो है एज ए डायरेक्टर वर्क करते हैं। फिर उसके बाद मेन डायरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो इनको रिटायरमेंट मिल जाती है। तो फर्स्ट डायरेक्टर कब रिटायर होते हैं, तो जनरली फर्स्ट जनरल मीटिंग में ही। फिर दूसरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अभी वो टाइप में समझा ना आपको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कि पूरी इंडिया में से या पूरी कंट्री में से किसी को भी इंडिविजुअल सिलेक्ट किया जाता है डेटा बैंक में से, बराबर, ये समझाया था। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ड्यूरेशन 5 साल का ही होता है और 5 साल के बाद 5 इयर्स उसके बाद उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। हाँ, स्पेशल एक्ट होता है, हमने जैसा अभी बताया था, टाइप्स में बताया था ना कि भाई स्पेशल रीजन हो कि उसको 5 साल और रखना है, तो रखा जा सकता है स्पेशल रीजन से, बराबर। और उसके बाद 10 साल बाद तो उसको रिटायरमेंट ही होते हैं, फिर वो काम नहीं करेगा कंपनी में। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिटायरमेंट कब होती है, तो 5 साल में ही। दूसरा, जब पब्लिक कंपनी होती है, जो भी पब्लिक कंपनी है, उस पब्लिक कंपनी में शेयर होल्डर्स की रिटायरमेंट कैसे होती है, तो 2/3 शेयर होल्डर बाय रोटेशन। जैसे कल हमने बात की थी उसकी कि भाई कंपनी में जब भी डायरेक्टर्स रखे जाते हैं ना, तो कंपनी की इच्छा हो तो हर 4 महीने में भी वो जो है डायरेक्टर्स बदल सकती है, कंपनी की इच्छा, जैसे उसकी इच्छा हो, है ना, सभी डायरेक्टर को भी बदल सकती है, ये उसकी इच्छा से है। पर ज्यादातर कंपनी ऐसा नहीं करती, कल बात की थी हमने, ज्यादातर कंपनी ऐसा नहीं करती। वो क्या करती है कि अपने ड्यूरेशन फिक्स करती है, भले वो 4 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल का हो, 2 साल का हो, ये अपना ड्यूरेशन फिक्स करती है, जिसे कंपनी का रोटेशन कहते हैं हम लोग। और उस रोटेशन के थ्रू 2/3 डायरेक्टर हमेशा रिटायर होते हैं, उसकी जगह पर दूसरे 2/3 डायरेक्टर्स नए आते हैं। 2/3 मतलब 66% डायरेक्टर्स। अरे बात ध्यान, मतलब अगर 10 डायरेक्टर हो तो 10 में से 6 से 7 डायरेक्टर
इस रोटेशन का ड्यूरेशन जो कंपनी नक्की करे। अगर कंपनी ने रोटेशन 4 महीने का रखा है तो हर 4 महीने में 10 में से 6 डायरेक्टर रिटायर होंगे, उसकी जगह पर 6 नए आएंगे। कंपनी ने रोटेशन फिक्स किया है साल का, 2 साल का, तो हर 2 साल में 10 में से 6 डायरेक्टर चले जाएंगे, उसकी जगह पर 6 नए आएंगे। तो पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर रिटायर कैसे होते हैं? तो 2/3 डायरेक्टर बाय रोटेशन रिटायर होते हैं, जैसा रोटेशन कंपनी का हो। और इस 2/3 में से भी 1/3 डायरेक्टर, मतलब जो 66% है, उसमें से भी 33% डायरेक्टर वो सीनियरिटी के बेस पर रिटायर किए जाते हैं। सीनियर हो गए, एज हो गई, तो उनको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। तो पब्लिक कंपनी में रिटायरमेंट होता है रोटेशन के हिसाब से, जैसा रोटेशन कंपनी नक्की करे। फिर होता है थ्रू डिसक्वालिफिकेशन। हाँ, जैसे अभी हमने कुछ पॉइंट समझे थे ना पहले भी, कि डिसक्वालिफिकेशन, अगर कोई भी उस पर केस हो जाता है, फ्रॉड एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे भी होता है, तो उसको रिटायर कर देते हैं। बरोबर ना? क्या हाँ भाई, अब आप रिटायर हो गए, अब आप काम नहीं करोगे भाई। या फिर थ्रू रिटर्न नोटिस। हाँ, ऐसा होता है कि देखो, कंपनी में जैसे पहले भी बताया मैंने कि हर डायरेक्टर को जब अपॉइंट करते हैं तो उसको उसका ड्यूरेशन बोल दिया जाता है कि आप इतने टाइम के लिए काम करोगे, भले वो 4 महीने हो रोटेशन के हिसाब से, कि 4 साल हो या कुछ हो, कुछ भी हो। बरोबर। फिर से उसका कितनी बार ऐसा होता है कि भाई डायरेक्टर को बोला गया 4 महीने के लिए तुम्हारा काम है, अब 4 महीने बाद उसका काम बहुत अच्छा है तो उसको फिर से रीअपॉइंट भी किया जाता है। ठीक है ना? पॉसिबिलिटी है ऐसी। या भले 4 साल का हो के उसको बोला गया कि 4 साल के लिए है, अब 4 साल बाद भी उसका काम बहुत अच्छा है तो उसको रीअपॉइंट भी करेंगे। ठीक है ना? ये तो सब में ही रहता है, हर हर डायरेक्टर के लिए। भले वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भी हमने बताया 5 साल के लिए, पर 5 साल बाद अगर कंपनी कुछ स्पेशल कह रही है तो स्पेशल केस में उसको और 5 साल रखा जाता है। ऐसा हर डायरेक्टर के लिए होता है। लेकिन अगर कोई डायरेक्टर का रीअपॉइंटमेंट फिक्स हो रहा है, बरोबर, 10 डायरेक्टर्स की टीम है, सुनना केस, 10 डायरेक्टर की टीम है, उनमें से सपोज एक डायरेक्टर रिटायर हो रहा है, मैं एक का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, एक का रिटायर हो रहा है, रिटायर मतलब उसका टर्म खत्म हो रहा है, उसका टर्म खत्म हुआ, रिटायर मतलब एज ही हो गया वो नहीं, ये भी समझना। यहाँ रिटायरमेंट मतलब एज हो गई तो ही निकाल दिया, ऐसा नहीं। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 5 साल बाद तो एज के हिसाब से थोड़ी निकालते हैं उसको, टर्म खत्म हुआ है तो उसकी रिटायरमेंट हुई अब। ठीक है? तो सपोज 10 में से कोई एक डायरेक्टर का टर्म खत्म हो रहा है, उसकी रिटायरमेंट हो रही है, लेकिन बाकी सब ने नक्की किया नहीं, इसको ही रीअपॉइंट करेंगे, ये बहुत अच्छा है, इसको ही रीअपॉइंट करेंगे। लेकिन जिसका टर्म खत्म हुआ वो सामने से ही अगर थ्रू रिटर्न नोटिस नोटिस दे रहा है कि सॉरी, मेरी इच्छा नहीं है अब आगे यहाँ काम करने की, तो बाकी के 9 की भी इच्छा होगी, पर जिसे सिलेक्ट करना है उसी की इच्छा नहीं होगी, तो वो रिटायर हो जाएगा। बरोबर ना? मतलब किसी को रीअपॉइंट करना है, पर वही सामने से रिटर्न नोटिस देके कह रहा है कि सॉरी, आप भले मुझे सिलेक्ट करो पर मुझे यहाँ काम नहीं करना है। कोई भी उसका रीजन हो सकता है ना, एज हो गई, कुछ और हो गया। ठीक है? तो अगर वो सामने से ही रिटर्न नोटिस दे रहा है तो उसके टर्म खत्म, वो रिटायर हो जाता है। या फिर रीअपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन नॉट पास्ड। हाँ, ये एक होता है कि जैसे वही वही एग्जांपल फिर से ले, कि 10 लोग हैं, 10 में से जो है वो एक का टर्म खत्म हो रहा है, बरोबर, तो उसका रीअपॉइंटमेंट बाकी 9 नक्की करेंगे कि इसी को ही फिर से रखना है कि नहीं, और बाकी 9 नक्की ही नहीं कर रहे हैं कि नहीं रखना है उसको, या कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ है, तो भले उसे एक की इच्छा होगी भी तो भी उसे नहीं रखा जाएगा। बरोबर ना? क्योंकि बाकी के 9 ने कुछ नक्की नहीं किया कि रीअपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन नॉट पास्ड, कि उस पर्सन को रीअपॉइंट करना है कि नहीं, उसके बारे में कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ है, तो ऐसा समझा जाएगा कि उस पर्सन को रीअपॉइंट नहीं करना है और उसको रिटायरमेंट दे दी जाती है। अगर सामने से ही रिटर्न नोटिस से वही कह रहा है ना, दोनों किससे हुए ना, कि अगर उसी की इच्छा नहीं है, वो सामने से मना कर रहा है, तो वो चुपचाप चला जाएगा। लेकिन अगर उसकी इच्छा है पर बाकी के 9 मना कर रहे हैं, बाकी के 9 ने कोई रिजोल्यूशन पास ही नहीं किया कि इसको वापस रखना है कि नहीं, तो भी वो रिटायर हो जाएगा। अरे बात ध्यान, तो रिटायरमेंट के ये पॉइंट समझना भाई। या फिर रिटायरमेंट के बाद रेजिग्नेशन आता है, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। हाँ, रेजिग्नेशन वो अपनी इच्छा से, जैसे अभी बताया नोटिस के थ्रू, वैसे ही कि अगर किसी का टर्म खत्म हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, बीच में भी कोई भी रीजन से हो, कि अब जो डायरेक्टर है, जरूरी नहीं टर्म खत्म हो, बीच में भी कभी कोई डायरेक्टर की इच्छा हो रही है, नहीं अब मुझे यहाँ काम नहीं करना है, कोई भी रीजन की वजह से, बरोबर ना, कि भाई उसके जो है वो, उसके बेटे अब विलायत में सेट हो गए, इसे भी सेट होने हैं बाहर, बरोबर, या कोई भी रीजन हो सकता है कि उसे अपने गांव में जाकर अब आराम करना है, नहीं करना है ये कॉर्पोरेट लाइफ की,
बराबर। तो ये कुछ भी, जस्ट मैं तो ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ रैंडमली, पर कोई भी रीजन से अगर डायरेक्टर की खुद की इच्छा हो जाती है कि नहीं मुझे अब काम नहीं करना, तो वो खुद ही रिटर्न नोटिस या रिटर्न रेजिग्नेशन लेटर कंपनी में दे देता है। बराबर। जब उसे रिटायरमेंट होना 30 दिन पहले वो रेजिग्नेशन लेटर दे देता है। 30 दिन में उसके ऊपर प्रोसेस चलती है। कितनी बार मनाया भी जाता है कि भाई क्यों रिटायर हो रहे हो, रह जाओ भाई, क्यों जा रहे हो, क्यों रेजिग्नेशन दे रहे हो। और कोई भी रीजन हो, 30 दिन पहले वो बोल देता है और 30 दिन बाद वो कंपनी से चला जाता है। हाँ, पर ये बात ध्यान में रखते हैं कि जब तक वो कंपनी में है और उसने जो भी काम किए हैं उस काम की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर ही है। कितनी बार ऐसा नहीं कि उसने गलत काम किए, चोरी छुपे कुछ पैसे चुराए हैं, ये किया है वो किया है, और उसके बाद रेजिग्नेशन दे के चला गया। बराबर कि नहीं, मैं तो अब जा रहा हूँ। बराबर। तो उसके पीछे उसने कुछ भी काम किया हो तो उसकी जवाबदारी ये उसकी है। रेजिग्नेशन के बाद भी पता चला कि वो जब तक था उसने फ्रॉड एक्टिविटी की, तो भले गांव में चला गया हो कि विदेश चला गया हो, उसको पकड़ के लाया जाएगा कि तुमने गलत किया था भाई। ठीक है ना। तो ये रेजिग्नेशन होता है कितनी बार कि भाई अगर खुद अपनी इच्छा से, ऐसा हमेशा होता नहीं कि फ्रॉड ही करे वो, पर अगर खुद अपनी इच्छा से जो है वो चला जाता हो तो ये पॉसिबल है। या फिर रिमूवल, रिमूवल निकाल देना। यहाँ तो रिटायरमेंट टर्म खत्म हो रहा है, तो रेजिग्नेशन अपनी इच्छा से जा रहा है, तो रिमूवल उसको निकाल दे रहे हैं, कुछ गलत काम किया हो। कौन निकालता है? तो या तो शेयर होल्डर्स या तो बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम। हाँ, कभी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर नहीं वोट दे के पसंद किया था, अब शेयर होल्डर को कोई बात पता चल रही है कि भाई हमने जिसको वोट दिया था वो गलत काम कर रहा है। जैसे कल बताया था ना, हम नेता की तरह सिलेक्ट करते हैं, और पता चला कि हमने जिसको नेता बनाया वो गलत काम कर रहा है, तो बीच में ही स्पेशल नोटिस देकर कंपनी को शेयर होल्डर बोलते हैं कि नहीं भाई इसको हटाओ यहाँ से, ये गलत काम कर रहा है कंपनी में। बराबर। तो वो स्पेशल नोटिस के थ्रू उसको हटाया जाता है। अगर सब शेयर होल्डर्स, काफी लार्ज शेयर होल्डर ये नोटिस भेज रहे हैं, एक के थ्रू नहीं, लार्ज शेयर होल्डर्स के थ्रू अगर नोटिस जा रहा है कंपनी में, तो उस शेयर होल्डर को, उस डायरेक्टर को हटाया जाता है। या फिर थ्रू बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स की बाकी की टीम है, 10 लोग हैं सपोज, उसमें से एक ने कुछ गलत काम किया और बाकी के 9 बोल रहे हैं कि नहीं 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 इसे नहीं रखना चाहिए, ये गलत इंसान है, इसने ऐसा किया है वैसा किया है, तो वो बाकी के 9 भी अगर, मतलब मेजोरिटी वोटिंग हो रही है कि इसको निकालना है कोई फर्म बेसिस पे, बराबर, ऐसा ही नहीं कि इच्छा हो गई इसको निकालने, मेजोरिटी अगर वोट हो रहा है कि नहीं इसको निकालना ही पड़ेगा, तो उसको निकाल देते हैं। ठीक है। तो कैसे निकाला जाता है, ये 3 पॉइंट ध्यान देना। रिटायरमेंट में टर्म खत्म हो तब, रेजिग्नेशन में वो अपनी इच्छा से छोड़ना चाहता हो कि बस बहुत हो गया मोह माया अब छोड़ देना है, तो उसके अकॉर्डिंग। या फिर रिमूवल, उसने गलत काम किया और शेयर होल्डर या बीओडी उसे निकाल देते हो। ठीक है। और यही सेम पॉइंट आता है यहाँ पर शॉर्ट में कि वैकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स। वैकेशन, यहाँ वैकेशन वो नहीं छुट्टी मनाने जा रहा है कि साल में 2 महीने तो छुट्टी चाहिए डायरेक्टर्स को, ये वो वैकेशन नहीं है। यहाँ वैकेशन मतलब वैकेंट पोजीशन होना। वैकेंट पोजीशन होना, जगह खाली हो जाना, कि डायरेक्टर की जगह खाली हो गई। क्यों खाली जगह होती है, उसके ये रीजंस हैं। बरोबर। कि डायरेक्टर की जगह खाली हो गई, ये तो हमने पहले भी बताया, वो नहीं अल्टरनेटिव डायरेक्टर, और उसके बारे में हमने टाइप समझे, उसमें जो रीजन थे वही रीजन यहाँ रिपीट है। कि डायरेक्टर की ऑफिस में वैकेशन कब होते हैं, यहाँ वैकेशन फिर से बोल रहा हूँ, वैकेंट पोजीशन। वैकेंट पोजीशन, जगह खाली होना, डायरेक्टर को निकाल देना। क्यों निकाल रहे हैं, उसके पीछे के रीजंस। पहले रीजन समझे ना, वही रीजन है, तो फटाफट समझा रहा हूँ। कि एक तो इनकस डिस्क्वालिफिकेशन, हाँ कितनी बार डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से पता चले कि इसने कुछ गलत काम किया है, या फिर वो लायक नहीं है अब डायरेक्टर के, तो क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन होती है, पहले ये पॉइंट हमने समझे ही। कि अगर कोर्ट जो है वो डिक्लेयर करती है कि वो अनसाउंड माइंड का है, नहीं वो डिस्क्वालिफिकेशन में हमने समझा था कि अगर वो अनसाउंड माइंड का हो जाता है, अगर वो उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है, या कंपनी में पता चल जाए कि ये जो एक डायरेक्टर है वो इंसॉल्वेंट हो गया है, वो अब पैसे देने लायक नहीं है, वो इंसान लायक नहीं है, तो उसकी पोजीशन वैकेंट कर देते हैं, वैकेशन हो जाती है ना, वैकेशन, वैकेंट पोजीशन। सो या फिर फेल टू पे द कॉल्स ऑफ शेयर्स, पहले भी बताया ना कि उसने कंपनी के शेयर खरीदे हो और कॉल के पैसे नहीं दिए हो उसने, ठीक है ना, तो भी उसको निकाल देते हैं। या फिर बाय फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, कि अगर उसने कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी की है, मिस अप्रोप्रिएट बिहेवियर किया है, कुछ भी गलत काम किया, वायलेंस किया, मारा मारी की, कोई भी ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर केस हो जाता है और उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाता है, सॉरी आप कंपनी के बाहर हो।
या फिर रिमेन एब्सेंट फॉर लास्ट 12 मंथ, ये भी पहले ही था, टाइप्स में समझा था ना ये, कि अगर वो 12 महीने से ज्यादा टाइम बाहर चला गया बिना कोई परमिशन बिना कोई नोटिस, घूमने चला गया वो, तो उसको खाली कर देते हैं, अब तुम घूमो ही खाली। या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इन कंपनी, ये भी पहले बताया कि अगर उसका कंपनी के साथ कोई इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कनेक्शन है, वो अपना फायदा सोच रहा है, जैसे चोरी छुपे उसने कंपनी के शेयर खरीदे बेचे हैं, खाली अपने ही फायदे के बारे में सोच रहा है, अगर चोरी छुपे कुछ पता चल रहा है उसके बारे में, तो फिर उसको निकाल देते हैं। या डिसक्वालिफाइड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, हाँ अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट में केस हो गया या किसी ने केस कर दिया और कोर्ट में ये फैसला आ गया कि नहीं नहीं ये इंसान गलत है, ये लायक नहीं है, तो भी उसको निकाल देते हैं, है ना, अगर उसके ऊपर कोई कोर्ट केस आ जाता है। या फिर कन्विक्टेड बाय कोर्ट एंड सेंटेंस फॉर 6 मंथ, ये भी पहले था डिस्क्वालिफिकेशन में, कि अगर उसके ऊपर कोई कन्विक्शन आ रहा है, मतलब कोई फैसला लिया जा रहा है कोर्ट के थ्रू कि उसको 6 महीने या ज्यादा टाइम की जेल की सजा हो गई, बराबर ना, कोई भी रीजन की वजह से अगर उसे जेल की सजा हो जा रही है, तो भी उसको डायरेक्टर की पोजीशन से वैकेशन दे देते हैं, वैकेंट, है ना, कि खाली पोजीशन। तो ये सब रीजन है कि उसको ज्यादातर कंपनी से निकाल देते हैं, वैकेशन दे देते हैं। हाँ पर एक खास बात है कि जो हमने पहले भी एक समझा था पॉइंट, कि अगर उसको 7 साल से ज्यादा की सजा मिलती है ना, तो लाइफ टाइम जो है वो उसको डायरेक्टर की आईडी छीन ली जाती है, सरकारी छीन लेते हैं, अब तुम कभी डायरेक्टर नहीं बनोगे। पर ऐसे कोई रीजन है शॉर्ट टर्म के लिए, वो अगर पकड़ा गया है, ज्यादातर अनसाउंड माइंड ना हो तो, बरोबर, बाकी सब रीजन में अगर वो खुद को सुधार कर रहा है, बरोबर, या उससे कोई गलती हुई तो वो पेनल्टी भरेगा, या कुछ भी अपनी गलती की माफी मांग ले कि सॉरी आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो फर्म बेसिस पर स्पेशल कंडीशन में बहुत केयर करके उसको फिर से बनाया जा सकता है डायरेक्टर, ठीक है ना, हाँ बनाया जा सकता है अगर इनमें से भी कोई एक्टिविटी हुई है तो, हाँ अगर वो अनसाउंड माइंड का ही हो गया और ठीक हुआ ही नहीं, तो ठीक है, तो उसे फिर से डायरेक्टर नहीं बनाएंगे, पर बाकी सब कंडीशन में पॉसिबिलिटी रहती है कि उसको फिर से डायरेक्टर बनाया जा सके, पर उसके लिए बहुत केयर करनी होगी, उसने एक बार धोखा दिया, क्या पता फिर से धोखा दे तो, बराबर, बहुत स्पेशल केयर के साथ स्पेशल वोटिंग के साथ डायरेक्टर बनाए, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, एक बार निकल गया फिर से क्यों रखेंगे उसे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना फिर। तो देखो आज जैसे ये पॉइंट समझा ना, पहले टाइप समझा, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन, ये हमने समझा डायरेक्टर कब निकल जाते हैं। अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं कि डायरेक्टर्स एक्चुअली काम क्या करते हैं, हमने तो सब खाली डायरेक्टर में समझा वो काम क्या करते हैं वगैरह, उसकी ड्यूटीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके राइट्स क्या हैं, बराबर ना, ये सब के पॉइंट्स अब हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।